हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम जिस वीज़ा के ऊपर बात करेंगे वो है यूके टूरिस्ट वीज़ा। आप सोचोगे इसमें नया क्या, मैंने इस पर तो पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बट आज मैं इस पर तो मैंने वीडियोस बनाई है, इनफैक्ट मैंने इसके रिजेक्शन पे भी वीडियो बनाई है। बट आज एक कुछ पॉइंट मैं ऐसा शेयर करने वाली हूँ कि जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो ही सकती है, यहाँ तक कि आप 10 साल के लिए वहाँ यूके से बैन भी हो सकते हैं। अब आप सोच रहे ऐसा कौन सा पॉइंट है, तो चलिए आज हम सिर्फ उसी पॉइंट पर आगे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। अगर आप यूके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं या कर रहे हैं या आप, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आपके फ्रेंड्स कर रहे हो, अगर ये आपके रिलेटिव कोई कर रहा हो ये यूके टूरिस्ट वीज़ा, तो आपको उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं और ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। आज मैं किसी पर्सन की स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि उन्होंने जब अपना यूके वीज़ा अप्लाई किया तो उनका वीज़ा रिजेक्ट तो कर ही दिया गया, उनकी एप्लीकेशन, यहाँ तक कि उनको यूके से 10 साल के लिए बैन भी कर दिया गया। मतलब वो 10 साल तक यूके कभी नहीं जा सकते। मतलब है तो बहुत ही सैड न्यूज़, क्योंकि वो 10 साल तक अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे यूके में हैं। हाँ, बच्चे इंडिया ज़रूर जा सकते हैं मिलने के लिए, बट वो यूके नहीं आ सकते। तो कहने को बहुत छोटा सा पॉइंट लगेगा आप लोग को, लेकिन उसने बहुत, उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है वो छोटा सा पॉइंट। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत से मन में आपके क्वेश्चंस भी होंगे कि हो सकता है उनकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक ना हो, या उनके फंड्स मतलब ठीक से ना उन्होंने किए हों, या उनकी बैंक डिटेल ठीक ना हो, या हो सकता है स्पॉन्सरशिप लेटर्स ख़राब हो। बट ऐसा कुछ नहीं है। उनकी स्टोरी ये थी कि जैसे हर एक नॉर्मल इंसान अपना अप्लाई करता है, ऑनलाइन आप लोग अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने भी वैसे ही अप्लाई किया। उनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी थी, उनके स्पॉन्सरशिप लेटर्स जो थे वो भी बहुत अच्छे से, उनकी जो फंड्स थे वो भी बहुत अच्छे से दिखाए गए थे, बैंक डिटेल उनका सब कुछ एकदम ठीक था। बट जब हम लोग एप्लीकेशन भरते हैं, उसमें एक फॉर्म होता है, हमने वो फॉर्म भी फिल करा, उसमें एक लास्ट में एक फॉर्म होता है डिक्लेरेशन फॉर्म। उस फॉर्म में ये पूछा गया था कि आप यूके आ रहे हैं तो आपके यहाँ पे कितने रिलेटिव हैं और किसके पास आप आ रहे हैं। तो उन्होंने उसमें ये मेंशन कर दिया कि मेरे यहाँ पे 2 रिलेटिव है, और मेरे जो 2 रिलेटिव है वो मेरा बेटा और बहू है। आप सोच होंगे कि बेटा और बहू, ठीक है, उनके बेटा बहू है, अब उनके पास जा रहे थे वो। लेकिन यहाँ पर जो उनका केस वर्कर था, उन्होंने उनकी केस को स्टडी करा। उन्होंने उस केस को जब स्टडी करा, उन्होंने उनकी फ़ाइल पे बोला कि मुझे ऑडिट करनी है, और जब उनको ऑडिट करने के लिए उनको टाइम दिया गया तो उन्होंने उनकी पुरानी फ़ाइल चेक करी। तो जो पुरानी फ़ाइल थी, उन्होंने 2013 में भी वहाँ पर अपना केस फाइल किया था, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था कि यूके आने के लिए। बट उस टाइम में उन्होंने ये मेंशन किया था कि मेरे यूके में 2 बेटे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो आप अब ये देखिए कि 2013 का 10 साल पहले का उन्होंने उनका रिकॉर्ड निकाला कि उन्होंने तब वो अपने 2 बेटों से मिलने जा रहे थे, और 10 साल बाद उन्होंने ये मेंशन करा कि मैं बेटा और बहू से मिलने जा रहा हूँ। हो सकता है कि उनके बेटे अब अलग हो गए हों, या वो सोच रहे हो कि मैं एक ही बेटे का नाम लूँ, दूसरे बेटे के डॉक्यूमेंट्स ना लगाने पड़े। बट उन लोगों को ये बात, मतलब उनके जो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे थे, जो उनके केस वर्कर थे, उनको ये बात थोड़ी खटक रही थी कि पहले ये 2 बेटों से मिलने जा रहे थे, अब ये बेटा और बहू से क्यों मिलने जा रहे हैं, या इन्होंने झूठ लिखा कि इनके रिलेटिव। बस इस एक छोटे से पॉइंट की वजह से उन्होंने उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। और ऐसा भी नहीं था कि पहले उनके दोनों बेटों ने, मतलब उनके सारी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी करी और इस बार उनके बेटा बहू ने अच्छी नहीं करी। नहीं, उन्होंने भी अपनी जितनी बैंक डिटेल दी थी सारी अच्छी थी। उनके स्पॉन्सरशिप लेटर जो बनवा के दिया वो भी बहुत अच्छे से दिया, टिकट्स वगैरह सब कुछ करवा के दिया। लेकिन उसके बाद भी उनका वीज़ा सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो गया क्योंकि उन्होंने पहले अपने बेटे का नाम लिखा था, अब बेटा और बहू का लिख दिया। तो रिजेक्ट तो किया ही किया, यहाँ तक कि उनका वीज़ा 10 साल के लिए बैन भी कर दिया कि वो 10 साल तक अब यूके नहीं आ सकती। कहने का बहुत छोटा पॉइंट है, बट आप लोग ये सोचिए कि उन्होंने 10 साल पुराना ट्रैप कर लिया कि मतलब 2013 में उन्होंने एप्लीकेशन में क्या फ़िल किया था और 2023 में उन्होंने क्या फ़िल किया। आप लोग सोच होंगे कि इतनी पुरानी बात कौन याद रखता है, लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि जब भी हम यूके वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये लोग बहुत डीपली जाते हैं, बहुत ही आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से चेक करते हैं कि आपने पहले आप कितनी बार यूके आए हो, आपने कितनी बार कौन सी एप्लीकेशन में क्या लिखा है और आपकी क्या डॉक्यूमेंटेशन थी। और ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपका रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट तो करने के साथ साथ ये लोग आपको वहाँ से बैन भी कर सकते हैं। इस पर कोई सुनवाई नहीं है, आप कुछ नहीं बोल सकते कि वीज़ा रिजेक्ट किया तो हमें बैन क्यों किया। नहीं, वो लोग अगर बैन कर देते हैं तो आप यूके नहीं जा सकते। तो मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ कि जब भी आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप ना करते हैं तो उसको अच्छे से चेक करें कि आप क्या डॉक्यूमेंटेशन लगा रहे हैं, या अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी अपना फॉर्म, डिक्लेरेशन वाला फॉर्म भरवा रहे हैं, तो आप एक बार उन्हें रीड करें, उन्हें चेक करें कि उसमें क्या लिखा है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग सोचोगे कि इतनी पुरानी बात हम लोग कैसे याद रखेंगे, बट याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको थोड़े इन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। मुझे ये भी पता है कि बहुत लोग डीपली नहीं जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सारे ऑफिसर्स इतनी पुरानी फ़ाइल चेक करके उनके
करेंगे। बट कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि कुछ जो केस वर्कर्स होते हैं वो लोग पुरानी फ़ाइल उठा लेते हैं और देख लेते हैं कि आपने क्या भरा है। इसीलिए जितनी बार भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, जितनी बार भी आप यूके या किसी भी कंट्री में जाने के लिए, बट आप उसे ठीक से भरें, ठीक से सारी चीज़ें चेक करें, ठीक से अपनी सारी एप्लीकेशन अप्लाई करें। तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के लिए मैंने बताया, अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा पर भी आ रहे हैं या जॉब करने आ रहे हैं या आप यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं या किसी को स्पॉन्सरशिप आपने किसी ने आपको किया, आप उस वीज़ा पर आ रहे हैं, चाहे कोई से भी वीज़ा पर आ रहे हो, बट आपको आपके एप्लीकेशन में क्या फ़िल कर रहे हो, आपको छोटे से छोटे पॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या फ़िल कर रहे हो या आपने पहले क्या फ़िल किया है, या अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी करवा रहे हैं आपको तो भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार आप यहाँ से बैन हो गए तो दूसरी बार भी जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब बैकग्राउंड आपका चेक किया जाएगा, बहुत ही केयरफुल। वो लोग एक छोटा से छोटा पॉइंट भी आपका देखेंगे कि इनका पहले रिजेक्ट हुआ था, बैन हुआ था, तो क्यों हुआ था, हो सकता है वो लोग दोबारा कर दें। तो इसलिए आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग वीज़ा अप्लाई करें तो बहुत ही केयरफुल करें। ये छोटे से पॉइंट को भी आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें। अगर अभी लोग अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने अभी कुछ मेंशन किया है अपने स्पॉन्सरशिप वाले में, तो आप प्लीज़ पहले देख लीजिए कि आपने पहले क्या मेंशन किया और अब आप लोग क्या मेंशन कर रहे हैं। और वैसे भी जब से यूके में उनके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऋषि सुनक है और उनकी जो होम मिनिस्टर है वो दोनों इंडियन है, तो उस वजह से क्या है कि वहाँ के लोगों के मन में बहुत ये चीज़ें आ रही हैं कि हो सकता है ये इंडियंस हैं, इसीलिए हमारे इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा छूट दी गई है कि इनके बिना पेपर्स चेक किए आ रहे हैं या कुछ ऐसे आ रहे हैं या बहुत से लोग आ रहे हैं। इसीलिए अब क्या हो गया कि जब से ये दोनों आए हैं इंडियंस, तो बहुत ही ज़्यादा डीपली चेक किया जा रहा है कि हाँ कि मतलब ये आ रहे हैं तो इनका वीज़ा एक छोटे से छोटे पॉइंट पर भी वो लोग रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोग को कहती हूँ कि आप बहुत ही केयरफुली भरें। ऐसा नहीं है कि आपको इस कंट्री से बैन कर दिया गया, जब आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वह नहीं। वो लोग ये भी, अगर आप कनाडा के लिए कल को वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो सोचते हैं कि इनका यूके में क्यों वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, वो वाली फ़ाइल उठा सकते हैं। तो आप लोग को कहीं भी झूठ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो सच है, आप जिससे मिलने जा रहे हैं, कितने रिलेटिव हैं, अगर 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, आप वो लोग सब मेंशन कर सकते हैं। और इसको याद रखना मुझे भी पता है कि आसान नहीं है, बट इसके लिए आप एक रास्ता आप कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, जब भी आप एप्लीकेशन अपना अप्लाई करते हैं, एक फॉर्म फिल करते हैं, आप उसकी पूरी फाइल बना लीजिए, उनके प्रिंट आउट लीजिए, फोटोकॉपी कराइए, उनका सबको अपनी एक फ़ाइल में रेडी करके रख लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट 2 साल 3 साल 5 साल जब उसके बाद जब भी आप अप्लाई करें तब अपनी वो फाइल उठाइए और देखिए कि आपने लास्ट उस एप्लीकेशन में क्या फ़िल किया था, अब वही फिल कर सकते हैं। फ़ोटोज़ से भी इतना आपको वो नहीं होगा, आप सोचेंगे हम शायद फ़ोटो खींच कर रख लें और 3 साल 4 साल बाद, नहीं, फ़ोन कभी भी टूट जाता है या कुछ भी अपडेट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसमें से डिलीट हो जाता है। बट अगर आप प्रिंट आउट लेके उसको संभाल के रखेंगे तो भी आपका ईज़िली हो सकता है। एक और बात जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को, कि हम कोई कंसल्टेंट नहीं है, हमारी एक छोटी सी टीम है जो कि रिसर्च करती है कि हम लोग को आप लोग के तक वो बातें शेयर कर सके, चाहे वो हमारी बाहर बैठी है कोई टीम या इंडिया की टीम है। बस हम लोग पूरी एक इंक्वायरी लोगों से पूछते हैं कि आप लोग को वहाँ पे कैसे हैं या क्या है, वही हम लोग आप लोग के साथ शेयर करते हैं। जो कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं और से, जैसे किसी ने हमें ये स्टोरी बताई अपनी, तो वो स्टोरी हम लोगों ने आप लोग के साथ शेयर कर दी ताकि आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। तो इसीलिए हम लोग किसी को जॉब नहीं दिला सकते और किसी का वीज़ा भी नहीं लगा सकते, तो ये बात आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो बस यही था एक छोटा सा पॉइंट जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करना था। छोटा है बट बहुत ही बड़ी चीज़ कर सकता है, तो इसीलिए आप लोग को ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो से जुड़ी कोई भी आपको इंक्वायरी होगी तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।